नमस्कार दोस्तों, टॉफिलिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम फिर आ गए हैं और बात करने वाले हैं हिंदी की। हिंदी में हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था वर्णमाला, और वर्णमाला का जो है वो बहुत सारा पोर्शन हमने पढ़ लिया था। ठीक है कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण में के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें हमने शुरुआत कर दी थी। आज से बात हम करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन से, और अंतस्थ व्यंजन को हमने पिछली क्लास में भली भांति समझ लिया था, लेकिन थोड़ा सा और हम यहाँ से उसका फटाफट जो है वो देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जब हवा आपके मुख से, वायु जो है वो मुख से थोड़ा सा घूमकर हल्का सा निकलती है, अर्थात थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो सर्कल होकर निकलती है, तब उस स्थिति में जो है वो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण होता है। पिछली क्लास में जैसे बता चुका हूं, हमारे पास चार अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला और वा। ये चार हमारे पास होते हैं। या का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो तालु होता है, रा का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो दंत होता है, ला का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो दंत होता है, और वा दंत और ओष्ठ को मिलाकर जो प्रभावित शब्द निकलता है वो हमारा वा निकलता है। ठीक है, देखो तालु को अर्धस्वर भी कहते हैं, आपका रा को लुंठित या प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं, ला को पार्श्विक भी कहते हैं, वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। अब अर्धस्वर का मतलब ये होता है कि जो आधे स्वर हों, मतलब व्यंजन भी हों और स्वर भी हों। ठीक है, तो या जो है और वा जो है वो आधे स्वर के रूप में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा नई, मैंने लिखा कि मैंने कल नई कार ली। ठीक है, तो यहां पर मैंने ई लिखा है, और ई जो है वो एक क्या है, स्वर है। लेकिन यदि मैं उसको इस तरीके से भी लिख दूं, मैंने ई की जगह या का प्रयोग किया है, क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी स्वर की जगह पर किसी अर्ध स्वर का प्रयोग ला सकते हैं। कहीं कहीं पर प्रतिबंधित होता है, लेकिन लगभग सभी जगह पर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। आधा स्वर भी इनको कहा गया है कि स्वर की जगह पर ये कभी कभी लगाए जा सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन के बारे में जानेंगे, पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे ऊष्म व्यंजन है क्या। ठीक है, उसके बाद हम उसे क्लियर करेंगे। देखिएगा ऊष्म व्यंजन में क्या है, जिन व्यंजन के उच्चारण में कोई जो वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। अब देखो होता क्या है कि ये आपका मुख द्वार है, मुख द्वार से जब हवा यहां इन दीवारों से थोड़ा सा रगड़ खा के निकलेगी, यहां पर घर्षण होगा, तो घर्षण होने से क्या होगा, घर्षण होने से वहां पर वायु जो है वो गर्म हो जाएगी, और आपके मुख से जो वायु निकलेगी वो गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, इसलिए यहां पर आप इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो यहां पर आप इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अच्छा, संघर्षी क्यों कहा जाता है? संघर्षी का मतलब होता है टकराना, संघर्ष का मतलब होता है टकराव। जब ये टकराते हुए बाहर निकल रही हैं तो हमने इन्हें संघर्षी कह दिया। टकराने के बाद जब ये गर्म होती है तो हमने उन्हें क्या कह दिया, ऊष्म कह दिया। तो हम दोनों ही नामों से इसे संबोधित कर सकते हैं। किस किस नाम से? ऊष्म या संघर्षी। प्रश्न में पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो आप संघर्षी लगा देंगे, संघर्षी इसका दूसरा नाम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर निकलती है उन्हें आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या जो है वो हमारे पास चार होती है, श, श, स और ह। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण जो है वो भली भांति रूप से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी जगह का, स्थान का प्रभाव भी पड़ता है। तो एक चीज समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है श, यहां पर श, यहां पर सा और यहां पर हा। इनमें तो हा तो हम जान ही जाते हैं, लेकिन इन तीनों में हमें जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अब हमें कैसे समझना है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, कि इन सब में कोई ना कोई अंतर। देखो अंतर कैसे समझेंगे कि इस शा का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके प्रभावित होने से हो रहा है, तो तालु के प्रभावित होने से हो रहा है, इसलिए इसका शा बोला जाता है। ठीक है, ये शा का जो है वो मूर्धा के द्वारा हो रहा है, मतलब ये शा इस शा से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो यहां पर मूर्धा के द्वारा हो रहा है तो आप इसे शा कहेंगे। ठीक है, यहां पर ये सा जो है वो दंत के प्रभावित होने से हो रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, सा कहेंगे। और यहां पर हा जो है वो कंठ के प्रभावित होने से हो रहा है, इसलिए आप इसे हा कहेंगे।
तो श, श, सा और हा, ये चारों का जो है वो एक प्रॉपर उच्चारण होता है। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर यदि हम इनकी बात करते हैं तो यहां पर ये श, श और सा, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपके क्या होंगे? अघोष होंगे, मतलब कंपन नहीं होगा। ठीक है। और महाप्राण होंगे, मतलब वायु बल जो होगा, जो हवा का बल होगा, वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो यहां पर कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? यहां पर वायु बल जो है वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए आप इन्हें अघोष और महाप्राण कहेंगे। किन किन को कहेंगे? आप इन तीनों को जो है वो अघोष, महाप्राण कह देंगे। इतना क्लियर है? बचा हमारे पास हा। तो हा की क्या स्थिति है? हा की स्थिति है कि इसको बोलने में कंपन हो रहा है, इसलिए मैंने इसे सघोष कह दिया। ठीक है। और यहां पर वायु बल क्या हो रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो वायु बल ज्यादा जब लगेगा तो हमने किस नाम से संबोधित किया? महाप्राण के नाम से, तो यह महाप्राण हो गया। तो हा को बोलने में कंपन भी हो रहा है और इसको बोलने में वायु बल भी ज्यादा लग रहा है, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे? आप यहां पर सघोष महाप्राण लगा देंगे। फटाफट एक बार क्विक समझते हैं। श, श, स और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। श का उच्चारण तालु के द्वारा, शा का उच्चारण मूर्धा के द्वारा, सा का उच्चारण दंत के द्वारा, हा का कंठ के द्वारा। ये तीनों के तीनों जो होंगे वो अघोष महाप्राण कहलाएंगे, और ये हा होगा, ये सघोष महाप्राण कहलाएगा। ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। हम फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे अगले हम अन्य वर्णों की। चलिए, अभी तक हमने देखा था हमारे पास स्वर कितने थे? 11 थे, और हमारे पास व्यंजन थे कितने? 33 थे। तो हमारे पास जो टोटल संख्या हो रही थी वो हो रही थी 44, अर्थात 44 संख्या हो रही थी। ठीक है, जिन्हें हमने स्वर व्यंजनों के आधार पर देखा। लेकिन मैंने पहले से ही कहा था कि हमारे पास स्वर और व्यंजन के अलावा कुछ वर्ण और हैं जिन्हें हम अन्य वर्णों की कैटेगरी में रख देते हैं, मतलब जिनका स्वरूप थोड़ा सा उन स्वरूप से अलग होता है, उन वर्णों से अलग होता है। तो हम इसे समझेंगे कि कहां पर कौन कौन से हमारे पास वर्ण होते हैं जो कि अन्य वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे हमारे पास जो है वो है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारे पास होती है 4। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला है उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण की जो हमारे पास संख्या होती है वो होती है 2, और इसके बाद है अगला अयोगवाह वर्ण जिनकी संख्या होती है 2। तो हम यदि टोटल देखेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8, तो टोटल हमारे पास 8 होंगे। यदि मैं 8 को 44 में ऐड कर देता हूं तो आपके पास वही संख्या आएगी जो हम टोटल वर्णों की संख्या के रूप में जानते हैं। मतलब कितनी? 52, 52 ये हमारे पास कुल संख्या हो जाएगी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए दूसरी चीजों को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। इसे दोनों नामों से भी जाना जाता है, संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ये अन्य वर्ण की कैटेगरी में आता है। व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 व्यंजनों का योग होता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से आप भली भांति रूप से समझ सकते हैं। देखो क्या कहा इन्होंने कि 2 असमान मतलब 2 डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ला और ला, तो यहां पर नहीं होगा, लेकिन यहां पर का और शा हो जाएगा, तो ये अलग अलग आपके व्यंजन हैं, तो 2 असमान होने चाहिए। ठीक है। व्यंजनों के योग से मतलब व्यंजनों को मिलाकर बनाया गया क्या? नया वर्ण जो है वो संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या हमारे पास 4 होती है, और वो कौन कौन सी होती है? वो होती है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे पास जो है वो 4 वर्ण होते हैं जो संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है। छ क्षत्रिय का, ठीक है, त्र त्रिशूल का, ज्ञ ज्ञानी का, और श्र श्रीमान का। देखिए, छ क्षत्रिय में क्ष का यूज किया गया, त्र त्रिशूल में त्र का यूज किया गया, ज्ञ ज्ञानी का ज्ञ का यूज किया गया, श्र श्रीमान का श्र का यूज किया गया। तो ये जो है वो आपके संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्लियर? अब देखो मैंने कहा कि 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बने हुए नए वर्ण, तो 2 असमान कौन कौन से हैं? पूछा जाए क्षा का जो उच्चारण है या क्षा का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? ठीक है। तो आप यहां पर का और शा लगा देंगे, तो देखिएगा ये यहां पर का है और ये यहां पर शा है।
क कबूतर वाला और श जो है वो कह सकते हैं षटकोण वाला। इन दोनों को जब आप आपस में मिलाएंगे तो यह पक छ बनेगा। किंतु एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जो पहले वाला वर्ण होगा वो आधा होगा, बाद वाला वर्ण जो है वो पूरा होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है ये बताता हूं। देखिए यहां पर छ का लिखा हुआ है, यहां पर कोई हलंत है क्या? क्या ये आधा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है। और जब ये आधा नहीं है तो यहां पर आप पहले तो का रख देंगे, लेकिन बाद में आप पूरा वर्ण रख देंगे तो आपका छ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर देंगे। लेकिन मानकर चलिए कि यहां पर छ पूरा ना होकर आधा होता, अर्थात इस तरीके से आधा होता, तो क्या करते? आप दोनों को ही आधा कर देते, का को भी आधा कर देते और श को भी आधा कर देते। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है छ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो आप इस तरीके से लगाएंगे, और यदि इसका पूछा जाता है तो आप दोनों में ही हलंत लगा देंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से थोड़ा सा जो है वो घुमा फिराकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप वहां पर घबराइएगा मत, बस समझिएगा कि यहां पर पूछा क्या गया है। क्योंकि कहते हैं कि हर सवाल का जो उत्तर होता है वो सवाल में ही होता है। आप सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर यदि हलंत नहीं है तो पहले वाले में हलंत, दूसरे में नहीं। यदि हलंत है तो पहले में भी हलंत और दूसरे में भी हलंत। ठीक है, आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिशूल की यदि मैं बात करूं, त्रा की बात करूं, तो पहला ता बाद में रा, ज्ञानी की पहले जा बाद में या, और श्रा की पहले श्रा और बाद में रा। ये चारों में आपको सबसे जो खतरनाक लगता होगा वो तीसरा वाला लगता होगा, ज्ञा ज्ञानी का। क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण क्या होता है? ज्ञा मतलब ग प्लस या। ठीक है, लेकिन यहां पर वास्तविकता में जा प्लस या होता है। ठीक है, तो आप बस इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। यहां पर आपका सही जो होता है वो जा प्लस या होता है, ना कि गा प्लस या। तो ये हमारे संयुक्त वर्ण है और संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया होगा। अगला जो है वो हम देखते हैं दूसरा, उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण है क्या? देखिएगा, हमारी हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत के ही बहुत सारे गुण जो है वो हमारी हिंदी में आए हुए हैं, और सबसे ज्यादा यदि हम जो वर्ण देखेंगे जो हमारी हिंदी में है वो आपको संस्कृत में भी दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जो माँ होती है उसके बहुत सारे गुण बच्ची में आते हैं। ठीक है, उसकी लड़की में आते हैं, लेकिन कुछ गुण जो है वो लड़की खुद में डेवलप करती है, खुद में विकसित करती है। तो इसी तरीके से हमारी हिंदी और संस्कृत के साथ भी हुआ है। संस्कृत के यदि हम देखें तो बहुत सारे रूप जो है, बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी हिंदी में आया हुआ है, किंतु लेकिन कुछ जो है वो हमारे हिंदी ने खुद विकसित किए हुए हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखेंगे ये जो उत्क्षिप्त वर्ण है ये हिंदी ने खुद विकसित किए हुए वर्ण है, ये संस्कृत में नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्हें जो है वो क्या कहा गया है? इनको विकसित वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? विकसित वर्ण कहा गया है, क्योंकि हिंदी ने इनको खुद विकसित किया है, खुद बनाया है। क्लियर है? चलिए तो बात करने वाले हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा से टकराकर झटके से नीचे आती। देखो इन वर्णों को बोलने में क्या होता है कि झटके से एकदम से नीचे जो है वो जीभ आती। मैं कहूँ अड़ा, तो अड़ा बोलेंगे तो ऊपर टच करके एकदम से नीचे आएगी, तो झटके के साथ नीचे आ रही है, तो हमने इनको क्या कह दिया? उत्क्षिप्त वर्ण कह दिया। इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये विकसित हिंदी में ही हुए हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो विकसित वर्ण, और इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। द्विगुण वर्ण का मतलब होता है जिसमें व्यंजन के भी गुण हो और व्यंजन के गुण ना भी हो। तो देखो ये डा को यदि मैं यहां पर इस बिंदी को हटा देता हूं तो यहां पर केवल डा बचता है, यहां पर हटा दूं तो ढा बचता है। और ये आपने कहां पर देखा है? ये आपने देखा है स्पर्श व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन के गुण भी हैं और यहां पर जो है वो आपके उत्क्षिप्त वर्ण के गुण भी हैं, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा गया। तो विकसित वर्ण कहा गया, द्विगुण व्यंजन कहा गया। इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? इन दोनों का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। ये दोनों मूर्धा से ही बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो इतना क्लियर होगा। उत्क्षिप्त वर्ण जिनमें जीभ जो है वो मूर्धा से टकराकर एकदम से नीचे आती है उन्हें आप उत्क्षिप्त कहते हैं। दो नाम और हैं, विकसित वर्ण है, द्विगुण वर्ण है या द्विगुण व्यंजन है। इनका जो विकास है वो खुद हिंदी में हुआ है,
ठीक है, संस्कृत से नहीं लिए गए हैं, मूल जो है वो संस्कृत के नहीं है, हिंदी के हैं। दो होते हैं, एक होता है ड़ा और एक होता है अड़ा। जिस तरीके से यदि मैंने कहा कि वह, या फिर कह सकते हैं कि दूध में कुछ पड़ गया, ठीक है, तो पड़ गया तो आप इस तरीके से पड़ यूज करोगे, ठीक है। या आपने कहा कि वह गिर पड़ा, तो गिर पड़ा में पड़ ऐसे यूज करोगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, तो आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो ड़ा और ड़ा दोनों में फर्क है।